अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। कुछ रीज़न थे पर्सनल जिनकी वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं कंडक्ट कर सकी थी, तो अभी हमने स्टार्ट लास्ट टाइम हमने जहाँ पे एंड किया था फिफ्थ जनरेशन, जो कि हमने कहा था कि अभी करंटली डेवलप हो रही है। फिफ्थ जनरेशन में जो हमारा मेन फोकस है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एआई को अगर एक दफ़ा हम रिवाइज करें तो हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो सिर्फ काम नहीं करते बल्कि सोचते हैं, सीखते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा एम ऐसे कंप्यूटर्स डेवलप करना जो कि इंसान की तरह सोच सकें, समझ सकें, लर्निंग कर सकें, उसकी बेस पे वो डिसीजन भी ले सकें, जस्ट लाइक ह्यूमंस। इंटेलिजेंट मशीन्स हमने डेवलप करनी है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, पांचवी जनरेशन। तो एआई वो टेक्नोलॉजी है जिससे कंप्यूटर इंसानों की तरह समझता है, सीखता है और फिर उसकी बेस पे डिसीजन करके हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट पे आप अपनी वॉइस कमांड्स के थ्रू एआई से बात कर सकते हैं। यूट्यूब पे जैसे आपकी पसंद की वीडियोस आपको दिखाता है। कैसे दिखाता है? यूट्यूब आपकी हिस्ट्री देखकर वीडियोस सजेस्ट करता है और उसकी बेस पे वो पहले तो आपकी हिस्ट्री से वीडियोस के आप कौन सी टाइप की कैटेगरी की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, पहले वो लर्निंग करता है। फिर वो उससे लर्निंग करने के बाद सोच भी सकता है और उसी की बेस पे वो डिसीजन भी लेता है कि अब इस यूज़र, स्पेसिफिक यूज़र, हर यूज़र की डिफरेंट कैटेगरीज में उसके इंटरेस्ट होते हैं। किसी का स्पोर्ट्स में, किसी का न्यूज़ में, किसी का ड्रामाज में है, तो वो उस यूज़र के अकॉर्डिंग हर यूज़र को डिफरेंट वीडियो सजेस्ट करता है बेस्ड ऑन हिस्ट्री। लर्निंग करके वो आपको आपकी पसंद की वीडियो सजेस्ट करता है। ऐसे इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस आपको रील्स सजेस्ट होती है। सेकंड, एआई हमारे लिए एक तो लर्निंग करके आपको जैसे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। गूगल मैप्स पे आपको क्या करता है, ट्रैफिक से बचने का रास्ता देता है। आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको बेस्ट रूट फाइंड आउट करके उसमें भी आपका एआई यूज हो रहा है। इसमें एक आपका यूज हो रहा था वर्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। इस बात का क्या मतलब है? पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है मल्टीपल चीज़ों को एट अ टाइम आप कर रहे हो। मोबाइल पर एक साथ आपने व्हाट्सएप भी ओपन किया हुआ है, आप चैट भी कर रहे हो, साथ आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, साथ आप गेमिंग भी कर रहे हो। सो मल्टीपल चीज़ों को एट अ टाइम करने का नाम पैरेलल प्रोसेसिंग। वॉइस रिकग्निशन, आप जैसे एआई टूल्स में अपनी वॉइस के थ्रू कमांड्स दे सकते हो। रोबोट्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स में भी एआई यूज हो रहा है। हॉस्पिटल्स में रोबोटिक सर्जरी के रोबोट्स यूज हो रहे हैं। फैक्ट्री में रोबोट्स किस लिए यूज होते हैं? जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, फैक्ट्री में आपके रोबोट्स पैकेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं लोग, जो कि ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं, बट ह्यूमन की हेल्प भी कर रहे हैं। बिल्कुल रोबोट्स की जैसे आर्म्स की मूवमेंट होती है या लेग्स की मूवमेंट होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ह्यूमंस। अब यहाँ पे जैसे ये पिक्चर है, तो ये रोबोट क्या करता है, फैक्ट्री से कोई भी जो भी प्रोडक्ट आपने पैक करानी है उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह जो उसकी स्पेसिफिक प्लेस होगी वहाँ पे लेके जाएगा और वहाँ पे उसका पैकेजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करा देगा। तो ये डिफरेंट काम है जो हम रोबोट्स के थ्रू। रोबोट में हमारे पास एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यूज होती है, जिससे उनकी आर्म्स, लेग्स और जो भी डिफरेंट मूवमेंट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू करता है। बाकी उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट और एआई का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है, जिसके थ्रू वो चीज़ों को, सेंसर्स डिफरेंट उनमें लगे होते हैं, सेंस करके डिसीजन लेते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो हमने एआई को तो सम अप कर दिया मेरे ख्याल से, दैट्स इनफ। बस आपने ये याद रखना है कि इस जनरेशन में हम ऐसे कंप्यूटर्स, हमारा एम ऐसे कंप्यूटर्स डेवलप करना है जो खुद से सीख सके, समझ सके और उससे डिसीजन ले सके। या फिर हमने इंटेलिजेंट मशीन्स डेवलप करनी है दैट कैन मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम क्या है। सिस्टम का वर्ड तो आपने पहले भी सुना होगा कई बार। इसमें एक, अगर हम ऐसे बात करें, सिस्टम हमारे पास ऐसे हिस्सों या कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन या मजमुआ है जो मिलकर एक खास पर्पस या मकसद अचीव करते हैं। सबसे पहले सिस्टम कई चीज़ें मिलकर एक स्पेसिफिक पर्पस अचीव करते हैं। सिस्टम तो ये है, आपने सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलकर एक खास मकसद को हासिल करते हैं।
इट प्रोसेसेस इनपुट टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट। इनपुट लेके प्रोसेस करके आपको आउटपुट शो करता है। System exists in both natural and artificial domains and understanding them allows better design management। टोटल हमारे पास जो सिस्टम्स है वो दो टाइप के हैं, नेचुरल सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स। नेचुरल सिस्टम्स अकर ऑर्गेनिकली इन नेचर। अब अगर जनरल हम एग्जांपल पहले ले लें बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेचुरल सिस्टम। स्कूल सिस्टम की अगर हम बात करें, स्कूल सिस्टम में क्या है, हमारे पास टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बुक्स हैं, सब मिलकर कौन सा पर्पस अचीव कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं सब मिलकर। तो ये हमारा पर्पस अचीव हो रहा है, तीनों लोग, टीचर्स, स्टूडेंट्स और बुक्स, तीनों चीजें मिलके एक सिस्टम अचीव, एक पर्पस अचीव कर रही है, दैट इज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। इसी तरह ह्यूमन बॉडी सिस्टम है हमारे पास, जिसमें हमारा हार्ट, ब्रेन, लंग्स सब मिलके आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे होके आप उसको उससे जिंदा रह रहे हैं, या आपके डिफरेंट हार्ट के डिफरेंट फंक्शन है, ब्रेन आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लंग्स है। कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर सीपीयू है, और आउटपुट जिसपे आपको डेटा शो करता है। तो ये सारे प्रोसेसेस मिलकर एक स्पेसिफिक गोल अचीव कर रहे हैं। अगर हम नेचुरल सिस्टम की बात करें, नेचुरल सिस्टम्स अगर ऑर्गेनिक नेचुरल सिस्टम हम उनको कह सकते हैं जो कुदरती तौर पर बनते हैं, जिसमें इंसान का किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना ही इंसान उन्हें बनाता है, बल्कि हम एज ह्यूमंस क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं कि ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, बट हम उनको बना नहीं सकते, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग दोज सिस्टम्स। वो एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचुरली। तो उसमें भी यही है। अब हम सिस्टम तो हमने कहा ना कि मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलके एक स्पेसिफिक गोल अचीव कर रहे हैं, दोनों सिस्टम्स का अब काम यही है। नेचुरल सिस्टम्स में आपके कौन इकोसिस्टम, जो जंगलात का आपका सिस्टम है वो भी आ सकता है, वेदर पैटर्न्स, जियोलॉजिकल सिस्टम्स, या सोलर सिस्टम भी आपके इसके अंदर आ सकता है। बायोलॉजिकल बॉडी, आप ह्यूमन बॉडी में किस तरह से कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है, ये सारी स्टडी आपने करनी है, रिसर्च हमने एज ह्यूमंस की, बट हम इसको बना नहीं सकते, ना हमने बनाया है, ना अभी तक बना सके ऐसा कोई चीज़, क्योंकि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती चीज़ है। तो नेचुरल सिस्टम्स को अगर हम सम अप करें तो ऐसी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी जो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो कुदरती तौर पर बनती है, जिसमें ह्यूमन का किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसका हम आगे भी डिफरेंस जब डिस्कस करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी कि हम क्या क्या एग्जांपल्स आगे दे सकते हैं। नेचुरल सिस्टम में अगर आपने एग्जांपल्स रिवर्स जो भी आपके हैं, या फिर ह्यूमन बॉडी सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम में वो जैसे डिफरेंट एटम्स मिलके किस तरह से, जैसे आपका पानी किस तरह बनता है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम को मिलके आपका पानी बनता है, बट हमें हमने उसको रिसर्च करके ये चीज़ फाइंड आउट किया कि वो इस तरह बनता है, हमने उसको खुद बनाया, कोई। या अगर हम जंगलात के सिस्टम में लें, तो अगर कोई पौधा अपनी ग्रोथ सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है, जंगलात में जो भी पौधे उगते हैं या वहाँ पे जो जानवर, उनमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो खुद ब खुद अपने आप को मेंटेन भी करता है, अपने आप को सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज भी कर लेता है। अगर फॉर एग्जांपल जंगल में पानी कम हो तो पौधे अपनी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, सुस्त कर देते हैं। अगर रोशनी कम हो तो पत्ते रोशनी की तरफ मुड़ जाते हैं, जिस साइड पे उनको रोशनी मिल रही है उस तरफ अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। और अगर एक ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लें कि वो खुद को कैसे स्टेबल या सेल्फ रेगुलेट करते हैं, बैलेंस बरकरार रखते हैं, खुद ब खुद मेंटेन होता है जो नेचुरल सिस्टम है। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो किस तरह से आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसम का पसीना निकालता है ताकि टेम्परेचर नॉर्मल या फिर कम हो जाए। तो नेचुरल सिस्टम सेल्फ रेगुलेट खुद ब खुद करते हैं, अडाप्ट करते हैं या एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, और लंबे टाइम तक बैलेंस में रहते हैं खुद ब खुद। उसमें हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे किसी किस्म की, जिससे हम उनको रेगुलेट करें या उनको एडजस्ट कराएं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट या सिचुएशन। वो ये सारे काम सेल्फ रेगुलेशन, एडजस्टमेंट, बैलेंस खुद ब खुद नेचुरली कर रहे हैं। तो दूसरे सिस्टम्स हमारे पास जो है आर्टिफिशियल सिस्टम्स और ह्यूमन डिज़ाइन। आर्टिफिशियल सिस्टम्स में हमारे पास ऐसे सिस्टम्स आ जाएंगे जो हमने बनाए हुए हैं, इंसानों के बनाए हुए हैं, जिन जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल
जा रही है। आर्टिफिशियल सिस्टम्स में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सिस्टम, अब टेलीफोन सिस्टम, जैसे पहले ज़माने में लोग किसके हथों किताबत खत लिख के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, फिर इंसानों ने डिफरेंट उसके लिए टूल्स ईजाद किए। जैसे अब हमारे पास टेलीफोन, पहले हमारे पास बटन्स वाले मोबाइल थे, वो एवोल्यूशन या उससे उसमें इम्प्रूवमेंट हो होकर अब जाके आपके पास स्मार्टफोन है, जिसके थ्रू आप एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट करना चाहें। जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेते हो, तो आपको राइड बुक करनी है, आप ऑनलाइन बुक कर लेते हो। आपको ऑनलाइन बैंकिंग से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो आप सिर्फ उस ऐप को ओपन करके लॉगिन करके दूसरे जिस बंदे को भी आपने भेजना है वो आप उसको अमाउंट सेंड कर सकते हो। इसी तरह रोबोटिक्स में डिफरेंट, जैसे अभी हमने पिक्चर भी देखी थी कि पैकेजिंग रोबोट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट्स हैं जो कि आपकी पैकेजिंग में हेल्प आउट कर रहे हैं। जिस वो ऐसे काम आपको करके देते हैं जो इंसान कर सकते हैं, करते हैं, कैपेबल तो हैं, बट रोबोट्स उसको ज़्यादा एफिशिएंटली और जल्दी कर लेते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम्स में हमारे पास डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप जल्दी तो आपकी बीमारियां डायग्नोज हो जाती हैं, और डिफरेंट और भी हमारे पास टूल्स हैं। अगर इनका मेन हम डिफरेंस एक दफ़ा डिस्कस कर, तो कुदरती नेचुरल सिस्टम्स हमारे पास वो सिस्टम होते हैं जो कि कुदरती तौर पर बनते हैं और इंसान ने उन्हें नहीं बनाया होता। ये खुद हाईली इंट्रिकेट का यहाँ पे मतलब है कॉम्प्लेक्स या मुश्किल, ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं समझ सकता। हम रिसर्च करते हैं बट हम फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक जंगल में जानवर, दरख्त, पानी, खुराक, ये सब आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे के, जैसे अब जानवर खुराक और पानी को यूज करते हैं, तो इसी तरह से ये आपस में कनेक्टेड है। थर्ड, जैसे ये सोर्सेज कौन सा यूज करते हैं, ये तवानाई, जैसे सूरज की रोशनी और पानी, नेचुरल सनलाइट, वाटर फ्लो, कैन अडेप्ट एंड इवॉल्व ऑटोनोमसली। ये खुद ब खुद वक्त के साथ चेंज भी होते रहते हैं और तरक्की भी करते हैं। इसमें कोई ह्यूमन उनको चेंज या उनको स्टेबल नहीं कर रहा किसी भी फॉर्म में। ये ज़्यादा देर तक कायम रहने वाले और माहौल के लिए फ़ायदेमंद है, लॉन्ग लास्टिंग है, परफॉर्म्स रोल्स वाइटल टू लाइफ एंड इकोलॉजी। ये ज़िंदगी और माहौल के लिए हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कुदरती जो हमारे लॉज हैं, जैसे फिज़िक्स है, बायोलॉजी है। अभी आप फिज़िक्स में जैसे कुछ लॉज पढ़ेंगे तो वो फिज़िकल लॉज या फिज़िकल आपके सिस्टम्स में आ जाएगा। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में आप जैसे ह्यूमन बॉडी को देखेंगे, कोई भी जानदार, जैसे हमारी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स है, ये सब कुछ हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर आते हैं। इसकी एग्जांपल्स अब ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जंगलात, दरिया, मौसम, इंसानी जिस्म या ह्यूमन बॉडी को हम स्टडी जैसे करते हैं। डिफरेंट हमने पार्ट्स के बारे में ऊपर जैसे डिस्कस किया। आर्टिफिशियल सिस्टम्स, अब दूसरी साइड पे जिसका डिफरेंस है, ऐसे सिस्टम्स जो इंसान बनाता है और किसी खास पर्पस के लिए हम उनको यूज करते हैं, बिल्ट बाय ह्यूमंस। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड अगर आप याद रखना चाहें तो, ये कुदरती निज़ाम के मुकाबले में ज़्यादा सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसमें जो आप सोर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल, आर्टिफिशियल एनर्जी यूज करते हैं, और इनको बदलने या बेहतर करने के लिए इंसान की ज़रूरत हर टाइम रहती है। आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऐसे नहीं है कि आपने एक दफ़ा डिज़ाइन किया और वो लाइफ टाइम आप चलते रहेंगे और कभी खराब नहीं, उनको विद टाइम आपको मेंटेन करना पड़ता है साथ साथ। ये किसी खास पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स, और डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। इनमें तब्दीलियां कंटिन्यूसली कर सकता है और करता भी है इनको मेंटेन करने की। इसकी एग्जांपल है आपके पास कंप्यूटर्स, आपकी कार्स, गाड़ियां, व्हीकल्स, फैक्ट्रियां, बिजली या इस तरह के सिस्टम्स। अगर आप एक सॉफ्टवेयर, जैसे आपके मोबाइल में सिस्टम्स है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसकी आपके हर टाइम के बाद कुछ ना कुछ आपके पास अपडेट आई होती है, जैसे, या फिर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो व्हाट्सएप, तो ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम की एग्जांपल है जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई नई चीज़ ऐड करके पुराने सिस्टम को मेंटेन भी कर रहे हो। इसमें ऐसे नहीं है कि व्हाट्सएप एक दफ़ा आपने बना लिया वो लाइफ टाइम ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं होंगे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स को आप कंटिन्यूसली एक तो मेंटेन करते हो, उनमें जो इश्यूज हो वो कंटिन्यूसली साथ साथ सॉल्व करते हो, और उनको अपडेट भी करते रहते हो, मॉडिफाई भी करते रहते हो। और जैसे ये लास्ट पॉइंट है, कैन मॉडिफाइड और इनोवेटेड बाय रैपिडली बाय ह्यूमंस, तो इनको आपने कंटिन्यूसली अपडेट भी आप कर सकते हो। तो कुदरती निज़ाम को अगर हम सम अप करते तो ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, मसनूई आर्टिफिशियल में
सिस्टम्स में मसनूई निज़ाम में इंसान की बनाई हुई चीज़ें या मेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। अब जैसे हमने एनर्जी सोर्स की यहाँ पे बात की, तो हमारी गाड़ियाँ किस चीज़ से चलती हैं, फ्यूल से चलती हैं या इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एक हमारे पास आर्टिफिशियल एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो topic है that is core components of computer system. A computer system comprises of several core components that work together to perform various tasks. Multiple components मिलकर हमारे पास different tasks perform करते हैं। उस दिन हमने जो बोर्ड पे एक पिक्चर भी बनाई थी, हमारा कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, इनपुट है जिसमें आपके पास कीबोर्ड या माउस आ सकता है, फिर प्रोसेसिंग है जिसमें हमारे पास प्रोसेसर या सीपीयू है। यहाँ पे अगर कोई पिक्चर हो तो ये सबसे पहले आप कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हो कीबोर्ड से टाइप करके या माउस से सिलेक्शन करके, फिर उस हो जाती है आपके पास कहाँ पे, सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। यहाँ से फिर वो आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले होता है, आप कीबोर्ड से कोई भी चीज़ टाइप करते हो, आपको डिस्प्ले कहाँ पे होती है, आउटपुट डिवाइस पे, मॉनिटर जैसे हो गया। तो इन तीनों तीनों इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस जहाँ पे आपका डेटा सेव होता है और सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, इन चारों चीज़ों से मिलके आपका कंप्यूटर सिस्टम बना है। ये अकेला कोई सिंगल यूनिट नहीं है, ठीक है। सिस्टम यूनिट में आपके पास मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, पावर सप्लाई, जिसको आप सीपीयू कहते हैं बेसिकली, इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिस्टम यूनिट होता है, जिसके अंदर आपके पास मदरबोर्ड है, मेमोरी है, सीपीयू है, पावर सप्लाई जिसके थ्रू आप प्लग इन करके अपना सिस्टम ऑन करते हो। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइसेस हैं जो कि टाइपिंग के लिए यूज होती हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई ना कोई डेटा भेज सकते हैं या फिर सेंड कर सकते हैं। कीबोर्ड टाइपिंग के लिए है, माउस आपका डिफरेंट चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे मैं अभी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ, अगर मैं डिफरेंट टैब्स को ओपन कर रही हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ये काम कौन करके दे रहा है मुझे, माउस। माइक्रोफोन आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, अब जिस फीचर के थ्रू या जिस कंपोनेंट के थ्रू मैं अपनी आवाज़ आपके साथ रिकॉर्ड करके शेयर कर रही हूँ, वो कौन सा है, माइक्रोफोन, जो कि यूज़ होता है आपकी आवाज़ या वॉइस को रिकग्नाइज करने के लिए। इसके बाद हमारे पास स्कैनर है, स्कैनर पिक्चर को कैप्चर करके सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। बार कोड रीडर आपने मोस्टली देखा होगा, अगर आपने किसी मॉल या किसी शॉप से जब आप शॉपिंग करते हो, जब आपका बिलिंग का टाइम आता है, तो उनके पास एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके ऊपर वो हर प्रोडक्ट के बार कोड को स्कैन करके उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, जैसे कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इसकी डिटेल, इसका नाम, या इसमें कितने आइटम्स हमारे पास रहते हैं या अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किसके थ्रू करते हो, बार कोड रीडर के थ्रू। बार कोड रीडर को भी मैं वैसे यहाँ आपको दिखा देती हूँ, बार कोड, ठीक है। ये इस तरह का टूल या डिवाइस है आपके पास, जो कि आपके प्रोडक्ट्स को स्कैन करके उनकी डिटेल्स या इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दे देती है। मोस्टली मॉल्स या जहाँ पे भी प्रोडक्ट्स बाइंग एंड सेलिंग का सीन होता है, वहाँ पे हो सकती है और होती है, बहुत कॉमनली यूज होती है। डिजिटल कैमरा, एज यू ऑल नो, जैसे आप अपने मोबाइल पे पिक्चर लेते हो, इसी तरह कैमरा भी स्पेसिफिक होता है जो पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर कर सकता है, जो कि आप फर्दर फिर एडिटिंग, फोटोशॉप या कोई भी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करके उसको फर्दर एडिट कर सकते हो। टच स्क्रीन, जैसे आप अपने स्मार्टफोन पे टच स्क्रीन का यूज करते हो, या टैबलेट होते हैं, इवन अब तो लैपटॉप्स इस टाइप के हैं जिनको आप टच स्क्रीन के थ्रू यूज कर सकते हैं। आप उनके साथ अपने डिवाइस के साथ इंटरेक्ट अपनी फिंगर्स के थ्रू या टच जेस्चर्स के थ्रू कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, कियोस्क्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट जो आप पाकिस्तान में हम तो इसी को सीपीयू भी बोल रहे होते हैं, बट वैसे सिस्टम यूनिट हमारे पास कॉम्बिनेशन है डिफरेंट चीज़ों का। ये हमारे पास ये जो डब्बा सा या बॉक्स सा बना हुआ आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज टॉवर सिस्टम यूनिट। ये टॉवर की शेप में है, इसलिए इसको टॉवर सिस्टम यूनिट, इस टॉवर सिस्टम यूनिट के अंदर जो चीज़ें हैं उनमें हमारे पास पहली क्या चीज़ है, ये मदरबोर्ड, ये चिप्स हैं डिफरेंट हमारे पास। मेन सर्किट है हमारे पास कौन सा, मदरबोर्ड।
तो पहले हम सिस्टम यूनिट को देख लें। अगर इज द सेंट्रल हब ऑफ कंप्यूटर हाउसिंग इट्स कंपोनेंट्स सच एज द मदरबोर्ड, प्रोसेसर जो कि हमारे पास सीपीयू होता है, प्रोसेसर को दूसरा वर्ड जो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड ड्राइव्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट टू द सिस्टम। डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं जिनमें आप कीबोर्ड की वायर प्लग इन करते हो, माउस की वायर प्लग इन करते हो, माइक्रोफोन की करते हो, या स्पीकर आप करते हो उसकी भी आप वायर प्लग इन करते हो, इवन हेडफोन की भी आप वायर प्लग इन करते हो। तो आपके सिस्टम यूनिट में डिफरेंट पोर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स और साइजेस की होती हैं जिसमें आप डिफरेंट केबल्स प्लग इन करके उनको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? मेन सर्किट है आपके सिस्टम का कंटेनिंग द माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट। इसके अंदर पहली माइक्रो प्रोसेसर को हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? सीपीयू चिप लगी होगी, मेमोरी होगी, स्लॉट्स फॉर कनेक्टिंग अदर कंपोनेंट्स। ये जितने आप कीबोर्ड, माउस, हेडफोन्स की वायर्स प्लग इन करते हो, ये सब बेसिकली आपकी मदरबोर्ड के साथ इनकी पोर्ट्स बनी होती है। इट सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर इंश्योरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स। सारे जो ये पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, एक सॉकेट किसकी है? ये माइक्रो प्रोसेसर की आपकी चिप्स होती है डिफरेंट। ये मेमोरी के स्लॉट्स होते हैं, इसकी रैम और चिप्स में आपको दिखाती हूँ, सीपीयू चिप दिखाती हूँ आपको मैं। देखो इस तरह से बिल्कुल छोटे से साइज की चिप फॉर्म में होती है, एंड दिस इज आल्सो द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये सॉकेट है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। अब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसकी भी होती है रैम की। इस तरह की चिप्स होती हैं हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रैम की, जिनको आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो ऐसे। एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप कीबोर्ड, माउस और अपने डिफरेंट डिवाइसेस को इन पोर्ट्स के अंदर प्लग इन करके कनेक्ट कर सकते हो। अब इसी के अंदर जो मदरबोर्ड के अंदर क्या चीज़ लगी होती है हमारी, सबसे पहले हमने कहा माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको इज ऑल्सो नोन एज द सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये हमारी जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं या कैलकुलेशंस है, सारी जो प्रोसेसिंग या कैलकुलेशंस वाला बेसिक काम है, वो सारा काम माइक्रो प्रोसेसर या आपको सीपीयू करके देता है। माइक्रो प्रोसेसर के आगे कंपोनेंट्स हमारे पास कौन से? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपके पास यूनिट क्या करके देता है? आपको सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस या कंपैरिजंस करके देता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस से आपका मतलब क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जितने भी आपके पास इस तरह के ऑपरेशन है, ये भी आपको सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर करके देता है। मैं एक मिनट व्हाइट बोर्ड, ठीक है। प्लस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के जो भी नंबर्स की आप में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे, ये किसके पार्ट में आ जाएगी? ये सारी आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। अब फिर आपने अगर कंपैरिजन करना है, जैसे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो कि 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक, तो 5 2 से ग्रेटर है, यस है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह के जो कंपैरिजंस हैं, या 2 इक्वल 3, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, बट ये इस तरह के कंपैरिजन या लॉजिकल डिसीजंस जहाँ पे आपने लेने होते हैं, उन तमाम ऑपरेशंस को आपके पास हैंडल कौन कर रहा है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड आपके पास है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है आपके सीपीयू। ये डेटा को बेसिकली प्रोसेस करता है। सीपीयू के दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स, एक तो हमने कर लिया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो हमने डिस्कस कर लिया। कंट्रोल यूनिट आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, किसी डिवाइस को कब क्या काम करना है, इसको परमिशन देनी है नहीं देनी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का जो ये कंप्लीट फ्लो होता है, इसको कंट्रोल करता है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल सबको इंस्ट्रक्शन देता है ना, ये करना है, ये नहीं करना, इस ये आपने फॉलो करने हैं, इस तरह की जितने भी प्रिंसिपल्स के एंड से ऑर्डर आते हैं, वो सिर्फ ऑर्डर दे रहे होते हैं, वो खुद जाके उस चीज़ को करने नहीं देते। मॉनिटरिंग बेसिकली उनका काम होता है कि ये काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, व्हाट्सोएवर। इसी तरह आपका कंट्रोल यूनिट भी एज प्रिंसिपल एक्ट कर सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि
कंट्रोल करता है या फिर ये मॉनिटरिंग कर रहा होता है एक स्मूथ जो प्रोसेस इनपुट से लेके आपका प्रोसेसिंग और आउटपुट, इसको स्मूथ फ्लो भी बनाता है और फ्लो को कंट्रोल भी करता है। तो सीयू आपका इज फॉर कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर रजिस्टर्स आपके पास, अब रजिस्टर्स आपके पास स्मॉल साइज मेमोरी है जो कि इनसाइड सीपीयू होती है। सीपीयू के अंदर ये चिप्स लगी होती है रजिस्टर्स, इस तरह के बिल्कुल छोटे साइज के होते हैं। इनके अंदर बहुत स्मॉल साइज में डेटा स्टोर होता है, बट ये सीपीयू के अंदर होते हैं और ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। जैसे आप 2+3 कर रहे हो तो सीपीयू उसको रजिस्टर्स में थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली वक्ती स्टोर कर देगा जब तक वो उसको आउटपुट डिवाइस में सेंड नहीं कर देता। सो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस विदिन the CPU used during processing to hold data and instructions temporarily। जब CPU जैसे आपका कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके ड्यूरिंग जो कुछ देर के लिए आपने उसको होल्ड करवाना है किसी जगह पे, तो आपके वहाँ पे काम आएंगे रजिस्टर्स जो कि डेटा या जो भी आपने प्रोसेसिंग की होती है उसको टेम्परेरीली होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद उसको जहाँ पे भी आपने सेंड करना है आउटपुट डिवाइस में, जैसे मॉनिटर पे जाके डिस्प्ले कराना है वहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। अब जैसे अगर हम कहें कंप्यूटर को कि हमें ये प्लस करके दे दो 2+10, तो सीपीयू ने कैलकुलेट ये कर ली, करने के बाद उसने आंसर फॉर एग्जांपल प्रोसेस करके निकाला है 12। तो वो इस जो डेटा है ये 12 या ये पूरी जो एक कैलकुलेशन परफॉर्म की है इसको टेम्परेरीली कहीं स्टोर कराना है आउटपुट डिवाइस पर भेजने से पहले। तो वहाँ पे ये स्टोर हो जाएंगे आपके रजिस्टर्स में जो कि आपके पास टेम्परेरी मेमोरी है और फास्टेस्ट मेमोरी है। फास्टेस्ट क्यों है? क्योंकि ये सीपीयू के अंदर लगी होती है तो कहीं ज़्यादा दूर सेव करने के लिए इसको नहीं जाना पड़ता। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। और बाकी हम कल की क्लास में जो अब स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टोरेज के बाद आउटपुट डिवाइसेस भी कल हम इंशाल्लाह स्टडी कर लेंगे। बाकी जो भी टॉपिक्स है आज आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है। दूसरा आपने मेरे पास ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपने आज कंप्लीट करने हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये वाली पिक्चर है मे भी। यहाँ पिक्चर्स में मैंने किया था। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है ना आपके 3 क्वेश्चंस अभी तक हमारे सॉल्व हो गए। ये आपने कल अपनी कॉपीज पर कंप्लीट करके लाने। मैं अभी दिखाती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। अभी स्क्रीनशॉट वो मिल, चले मैं ओपन कर लेती हूँ बुक से दोबारा। इसी के बुक के आप एक्सरसाइज के एंड एंड पे जाए ना, पेज नंबर बता देती हूँ मैं आपको, वहां तक आपने जाना है। ये यूनिट 1 की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 49 पे। ठीक है, इसमें एक तो पहला आपका हो गया व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। शॉर्ट क्वेश्चंस में अभी हमारा यही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू द फिफ्थ जनरेशन, highlighting the key technological developments and their impacts on computing। इसका मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आंसर भी भेज देती हूँ। फर्स्ट जनरेशन से लेके जो एवोल्यूशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स की हुई है 5वीं जनरेशन तक, इसमें आपने दो दो चीज़ें कर दी। एक तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हर एक जनरेशन में कौन सी मैन टेक्नोलॉजी या कोर टेक्नोलॉजी यूज और उनका असर या इम्पैक्ट क्या हुआ है कंप्यूटर पर। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने कल की क्लास के लिए करके लाना है, अपनी नोटबुक्स पर भी समझ के भी आना है, याद करके भी आना है। सेकंड क्वेश्चन जो है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स बाय प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। एक तो इनका आपने डिफरेंस भी करना है, अगर डिफरेंस आ जाता है तो आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल का डिफरेंस, प्लस अगर अलग से इनका आ जाता है नेचुरल सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स उनकी एग्जांपल्स को बता के आपने डिस्कस करना है, जो कि हमने वो मैं आपको अभी भेज भी देती हूँ। लेकिन वैसे अभी आप वर्बली तीनों क्वेश्चंस आपकी नोटबुक्स पर कंप्लीट होने चाहिए। बाकी आगे वाले जो टॉपिक्स हैं हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन इनमें से हुआ तो फिर आपने वो
नोट करके अपने पास रखना है, कल आप पूछ लें।